हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल नर्सिंग ज्ञान कोर्स में। मेरा नाम है चंदन और आप देखना शुरू कर चुके हैं जीएनएम सेकेंड ईयर वालों के लिए मेंटल हेल्थ नर्सिंग से कुछ इंपॉर्टेंट परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण होने वाले क्वेश्चंस और उनके फुल डिस्क्राइब आंसर्स को। आशा करते हैं इन सभी क्वेश्चन से आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। अगर हमारा वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वह है उन्माद, ठीक है, जिसे हम लोग मैनिया बोलते हैं। जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि जो मनोविकार का एक प्रकार होता है मैनिया, उसी के बारे में आज हम लोग देखेंगे। तो ये जो होती है वो एक क्रियात्मक मनोविक्षिप्ति होती है जिसमें लक्षणों का 3 समूह इसमें बनता है, यानी 3 ग्रुप इसमें बनते हैं, जिसमें मूड का उपहार, विचारों का पलायन तथा बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ शामिल होती हैं। ठीक है, ये जो होती है वो एक मनोविक्षिप्ति होती है जिसमें लक्षणों में मूड का उभार, विचारों का पलायन और बढ़ी हुई मनोप्रेरक गतिविधियाँ इसमें दिखाई प्रतीत होती हैं। ठीक है, साथ ही यह एक मूड या भाव दशा विकार होती है जिसमें व्यक्ति का भावनात्मक उत्तेजना, बढ़ी हुई शारीरिक क्रियाएं, उल्लासितता, मन तथा विचारों की उड़ान शामिल होती हैं। यानी उन्माद जो होता है वह भावनात्मक उत्तेजना, बढ़ी हुई शारीरिक क्रियाएं, उल्लासित मन तथा विचारों की उड़ान इसमें शामिल होती है या इसका उदाहरण होता है। अगला है उन्माद का वर्गीकरण यानी क्लासिफिकेशन ऑफ मैनिया। तो इसके जो पहले वर्गीकरण है उसमें अल्पोन्माद आता है, यानी हाइपोमेनिया होती है जो एक हल्की अवस्था होती है। इस प्रकार के रोगी जो होते हैं वो प्रसन्न रहते हैं और उनकी प्राकृतिक बहुत अस्थिर होती है। रोगी को अपनी योग्यता के संबंध में बहुत ज़्यादा अनुमान होते हैं और वह स्वयं को बहुत महत्वपूर्ण समझते हैं। ऐसे व्यक्तित्व में बहुत समझदारी नहीं होती है और वे घनिष्ठ मित्र बनाने के योग्य नहीं होते हैं। साथ ही वह बहुत बातें करते हैं। ऐसे जो रोगी होते हैं उनमें भूख नहीं लगती है और उनका भार जो होता है वो कम होता है। ठीक है, हाइपोमेनिया के जो शिकार व्यक्ति होते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। साथ ही ऐसे जो व्यक्तित्व वाले व्यक्ति होते हैं उसमें समझदारी नहीं होती है। साथ ही ऐसे व्यक्ति घनिष्ठ मित्र बनाने के योग्य नहीं होते हैं और ये बहुत ज़्यादा बातूनी होते हैं। साथ ही ऐसे रोगी में भूख नहीं लगता है और उनका भार भी कम होता है। दूसरा होता है उग्र उन्माद, जिसे हम लोग एक्यूट उन्माद बोलते हैं। इसमें जो होता है वो उन्माद का हमला जो होता है वो अचानक होता है। ये सुखाभास और उल्लासपूर्ण भावावेग पाया जाता है। साथ ही रोगी का मूड कई बार बदलता है, जो बहुत आसानी से चिड़चिड़ेपन और क्रोध में बदल जाते हैं। रोगी स्वयं को बहुत अधिक महत्वपूर्ण समझता है। साथ ही यौन संबंधित विचारों और रुचियों में भी इसमें वृद्धि होती है। नींद की जरूरत कम हो जाती है। साथ ही रोगी कई दिनों तक सोए बगैर रह सकता है। वह अपनी स्वच्छता और देखभाल की उपेक्षा करता है। रोगी अति सक्रियता के कारण भोजन से इनकार करता है। वह इस कारण इसका भार जो होता है वो कम हो जाता है। उग्र उन्माद में जो होते हैं उसमें जो होती हैं बहुत ज़्यादा अपने आप को महत्वपूर्ण समझना होता है। साथ ही इसमें जो हमला होता है वो बहुत तेज़ी से होता है। ठीक है, इसमें भार जो होता है व्यक्ति का वो कम होता है और इसमें व्यक्ति जो होता है वो अति सक्रिय होने के कारण भोजन से लगातार इनकार करता है। साथ ही ऐसे जो रोगी होते हैं वो कई दिनों तक बिना सोए काट सकते हैं। अगला जो होता है वह होता है प्रलापक उन्माद, जिसे हम लोग डेलिरियस मैनिया बोलते हैं। इनमें चेतना का जो स्तर होता है वो बहुत ज़्यादा गहन प्रभाव डालता है। इस प्रकार के रोगी का मूड बहुत अस्थिर होता है। साथ ही रोगी जो होता है बहुत अधिक चिढ़ जाते हैं या जल्दी चिढ़ जाते हैं तथा उदासीन हो जाते हैं। ठीक है, तथा इनका जो भावना होता है वो अर्थहीन होता है। साथ ही ये अधिक सक्रियता दिखाते हैं। इनमें आत्महत्या या नर हत्या की प्रवृत्तियाँ इसमें पाई जाती हैं। अगला जो होता है वह होता है मिथ्या विश्वास से संबंधित उन्माद, जिसे हम लोग डेल्यूशनल मैनिया बोलते हैं। इसमें उत्तेजना कम होती है। साथ ही स्वयं को महत्वपूर्ण और योग्य समझने का भ्रम इसमें अधिक होता है। ठीक है, यानी ऐसे रोगी में जो होती है वो स्वयं को महत्वपूर्ण और योग्य समझने का भ्रम जो होता है वो बहुत अधिक होता है। साथ ही इसमें उत्तेजना जो होती है वो कम होती है। अगला होता है पुराना उन्माद, ठीक है, जिसे हम लोग क्रोनिक मैनिया बोलते हैं। जो उन्माद की ऐसी अवस्था होती है जो लंबी अवधि तक बनी रहती है। यह 20 या उससे अधिक वर्षों तक भी बनी रह सकती है। इसमें व्यक्ति जो होता है वो सुखाभास को छोड़कर और चिड़चिड़ापन इसमें दिखाना शुरू करता है या चिड़चिड़ा हो जाता है। अगला है सेकेंडरी मैनिया, जिसमें पायरोटॉक्सिसिस, इन्फ्लुएंजा, मस्तिष्क शोध, स्क्लेरोसिस, साथ ही सेरिब्रम के ट्यूमर के कारण ये उन्माद हैं। ठीक है, तो कुल 6 प्रकार के उन्माद पाए जाते हैं। ठीक है, अगला है उन्माद के कारण यानी मैनिया के कॉज। तो पहला अनुवांशिक कारण जो होते हैं वो यानी जो जेनेटिक हम लोग को मिलते हैं उन्माद, तो वैसे कारण भी हो सकते हैं। दूसरा मनोवैज्ञानिक यानी खुद के द्वारा उन्माद जो उत्पन्न किया जाता है या उन्माद उत्पन्न हो जाते हैं। साथ ही पारिवारिक कारण भी इसमें होते हैं, जैसे झगड़ा वगैरह होना या विघटन होना। ठीक है, या पर्याप्त प्यार या पोषण न प्राप्त होना, उस स्थिति में भी ये होते हैं।
साथ ही सोशल कॉज भी होते हैं, जैसे वातावरण का खराब होना, समाज से निष्कासित होना, समाज में कुरीतियाँ और रीति रिवाज में असंतुलन या भोजन में असंतुलन या पोषण की कमी, मदिरापान या गलत संगति भी उन्माद का कारण होती है। साथ ही अन्य कारण जैसे नॉन फ्रेनिक डोपामाइन का अधिक स्रावन होना, कोलिनर्जिक और नॉन एड्रेनर्जिक के बीच असंतुलन होना, साथ ही सेरोटोनिन की भी कमी आने से ये उत्पन्न होते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला है इसके लक्षण। तो पहला, मूड में बाधा आता है। ठीक है, उन्माद का जो लक्षण होता है उसमें मूड में डिस्टर्बेंस आते हैं, जिसमें उभार में विशेष रूप से बिगाड़, सूखाभास और हर्षोन्माद। साथ ही रोगी बहुत अधिक प्रसन्नचित होता है, रोगी को अत्यधिक संतुष्टि होती है, कई बार मूड चिड़चिड़ा और अस्थिर हो जाता है। साथ ही चिंतन में विकार भी उत्पन्न होते हैं, जिसमें बातों का भूल जाना, क्लेइंग एसोसिएशन, विचार का बहाव बहुत तेज होता है, लक्ष्य निर्धारित नहीं होते हैं या बदलते रहते हैं। साथ ही रोगी के साथ बातचीत असंभव होती है, रोगी बहुत अधिक बहस करता है, योग और महत्वपूर्ण होने पर भ्रम करता है। साथ ही मनोप्रेरक क्रिया भी इसमें वृद्धि होती है, जैसे सोने व खाने की आदतों में बदलाव, भार कम हो जाना, आपराधिक गतिविधियां, नर हत्या की प्रवृत्तियां, शराब और नशीले पदार्थों का अत्यधिक सेवन, समायोजन बिगड़ जाता है सामाजिक। साथ ही सफाई की ओर ध्यान नहीं देना और यौन संबंधित आक्रमण इसमें शामिल होता है। साथ ही अबोधन का विकार आता है, जैसे सुनने का भ्रम, दृश्य भ्रम और भ्रांतियाँ इसमें शामिल होती हैं। अगला है चिकित्सीय प्रबंधन, यानी इसमें चिकित्सीय प्रबंधन हम लोग क्या क्या करेंगे। तो पहला, अस्पताल में भर्ती कराते हैं, जैसा कि सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में भी हम लोग करते हैं, उसी तरह इसमें भी करते हैं। दूसरा, कुछ मेडिकेशन देते हैं, जैसे क्लोरोप्रोमाजाइन, हाइड्रोक्लोराइड जिसे CPZ बोलते हैं, जो एंटीसाइकोटिक ड्रग होता है या न्यूरोलेप्टिक ड्रग होता है। साथ ही थाइरोपेराजाइन, हैलीपेरिडोल और ट्राइफ्लूपेरिडोल इसमें देते हैं। अगला है एंटीकन्वल्सन ड्रग्स भी देते हैं। साथ ही लिथियम थेरेपी भी इसमें दिया जाता है, जो कि 900 mg से 300 ग्राम प्रतिदिन इसमें दिया जाता है। साथ ही इसमें फिजिकल थेरेपी जो ECT देते हैं वो भी इसमें दिया जाता है। साथ ही इसमें साइकोथेरेपी भी दिया जाता है, इसमें व्यक्तिगत साइकोथेरेपी, ग्रुप थेरेपी, अबोधन थेरेपी, व्यवहारिक थेरेपी, फैमिली थेरेपी इसमें शामिल होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही वीडियो को लाइक तथा अपने दोस्तों में भी जरूर शेयर कीजिए। अगर आप इस वीडियो से संबंधित PDF को देखना चाहते हैं तो हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मौजूद है, जिस पे आप टाइप करके PDF को देख सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।